जी नमस्कार। तो हम लोगों की टॉपिक आज की है ऊष्मा यानी हीट। हालांकि कल भी हीट टॉपिक थोड़ी सी चर्चा हुआ था, यानी पुराने वीडियो में भी मेरा है, लेकिन थोड़ा और आज ज़्यादा क्लियरिफाई करने का कोशिश करेंगे। देखिए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अतः ऊष्मा भी एक ऊर्जा है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अतः ऊष्मा भी एक ऊर्जा है जिसे कार्य रूप में बदला जा सकता है। ऊष्मा भी एक ऊर्जा है जिसे कार्य रूप में बदला जा सकता है। ध्यान रखेंगे, किसी भी वस्तु में यदि ऊष्मा बढ़ जाती है, कोई भी वस्तु हो, और यदि उसमें ऊष्मा का मान बढ़ा दिया जाए तो उसके अणुओं की गति बढ़ जाती है। किसी भी वस्तु में यदि ऊष्मा का मान बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु के अणुओं की गति तीव्र हो जाती है। यही कारण है कि धात्विक पदार्थ को यदि हम छूते हैं तो हाथ हमारा जल जाता है, क्योंकि वह धातु जब गर्म होता है, मान लीजिए ये धातु है और ये एक तरफ से हम गर्म किए तो अणु की गति इसमें बढ़ गया, और जब अणु की गति इसमें बढ़ गया और तेज गति से अणु इधर आ रहा है, जा रहा है, ऊष्मा को ले रहा है, यहाँ पहुँचा रहा है, फिर ठंडा जो अणु है वो यहाँ आ रहा है, फिर ऊष्मा को ले जा रहा है, पहुँचा रहा है। और वैसी स्थिति में यदि हम हाथ से स्पर्श करते हैं तो निश्चित ही उस अणु को रोकने का कार्य करते हैं। अब रोकेंगे तो वो हमारे हाथों को छेदने का काम करेगा और जल जाता है। अगर थोड़ा ज़्यादा जितना मजबूती से उसको पकड़ेंगे वो उतना ही मजबूती से हमें भी जलाएगा, यानी हमारी त्वचा को वो डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि अणुओं की गति उसमें काफ़ी तेज हो जाती है। अगर वस्तु की ऊष्मा घट जाए तो अणुओं की गति घट जाएगी। किसी भी वस्तु के अगर ऊष्मा का मान घटा देते हैं तो उसके अणुओं की गति क्या होती है? घट जाती है। और यदि उसमें ऊष्मा का मान बढ़ा देते हैं तो अणुओं की गति बढ़ जाती है। अब यदि ऊष्मा का मान घटा देते हैं तो अणु की गति घट जाएगी, तो उसे छुएंगे तो कैसा लगेगा? अधिक गर्म लगेगा। कैसा लगेगा? ठंडा लगेगा। वो गर्म कैसे होगा? अणु की गति जब ऊष्मा घटा दिए हैं तो किसी वस्तु का जब ऊष्मा घटाते हैं तो वो गर्म होगा कि ठंडा होगा? ठंडा होगा। अर्थात ऊष्मा में वृद्धि या कमी क्रमशः तापमान में वृद्धि और कमी को दर्शाता। यानी ऊष्मा का मान यदि बढ़ा देंगे तो ताप बढ़ जाएगा, और ऊष्मा के मान घटा देंगे तो ताप कम हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। लेकिन 2 पॉइंट मैंने पिछले भी कक्षा में चर्चा किया है कि द्रवणांक एवं क्वथनांक ऐसा पॉइंट है जिसमें कितना भी ऊष्मा का मान बढ़ाएंगे तो उसमें आपके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और वह ऊष्मा जो वस्तु के अवस्था परिवर्तन के दौरान बढ़ाई और घटाई जाती है उसको हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं, यानी उसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और ध्यान रखेंगे, मैंने कल भी चर्चा किया था कि रमफोर्ड महोदय ने सबसे पहले ऊष्मा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की बात कही थी, और इसे साबित कर दिया था डेवी महोदय ने। ध्यान रखेंगे, जूल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्पष्ट किया कि ऊर्जा ऊष्मा का एक रूप है, यानी ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। किसने कहा था? जूल ने। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। किसने कहा? जूल ने। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। किसने कहा? जूल ने। अब ध्यान रखेंगे, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी। अब 1 कैलोरी क्या है? तो 1 ग्राम जल के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने में
जो ऊष्मा व्यय होती है उसको 1 कैलोरी कहा जाता है। 1 ग्राम जल के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने में जो ऊष्मा व्यय की जाती है उसको 1 कैलोरी कहा जाता। और सेम ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी भी है। उसमें क्या है कि 1 ग्राम जल का ताप यदि सारा 14 डिग्री है, 1 ग्राम जल का ताप सारा 14 डिग्री है और उसमें अगर ऊष्मा व्यय करके सारा 15 डिग्री कर दिया जाए तो जो उसमें ऊष्मा व्यय हुई वह 1 कैलोरी के बराबर। वो भी तो वही हुआ कि सारा 14 से कितना हुआ, सारा 15, यानी 1 डिग्री ही बढ़ा है। लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी कहा जाता है। अब ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। और सूर्य से जो ऊर्जा पृथ्वी तक आता है वो देखे होंगे विकिरणीय ऊर्जा के रूप में आता है, यानी विकिरणीय ऊष्मा के रूप में पृथ्वी तक आता है। और विकिरणीय ऊष्मा के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी विकिरणीय ऊर्जा निर्वात में भी गमन करती है। और हमारे पेड़ पौधे हैं वह उस प्रकाश ऊर्जा को लेकर और फिर भोजन बनाते हैं, यानी उस प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण वे रासायनिक ऊर्जा के रूप में करते हैं, जिसको हम लोग ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा से अपने शरीर को मजबूत करते हैं या जीव जंतु करते हैं। और बाद में इस रासायनिक ऊर्जा से हम लोग अन्य काम करते हैं। पेड़ पौधे से लकड़ी बन जाता है जिससे जलाकर हम लोग फिर ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान रखेंगे ऊष्मा का प्रभाव हमेशा देखने को मिलता है। ऊष्मा के प्रभाव रंग पर भी पड़ता है, अर्थात ऊष्मा परिवर्तन से किसी भी पदार्थ का रंग बदल जाता है। कैसे देखेंगे आप? सिंपल मिट्टी लीजिए ना, धातु छोड़ दीजिए कि मिट्टी को सुखा दीजिए तो उजला उजला दिखने लगता है। आप थोड़ा सा उसको ठंडा कर दीजिए तो कालापन ले लेता है, पानी मिला दीजिए तो कीचड़ हो जाता है एकदम से। लेकिन आप सिंपल लीजिए लोहा को, लोहा को ऐसे देखेंगे तो भूरा या काला दिखेगा, लेकिन उसी लोहा को अगर गर्म कर देते हैं तो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो अन्य कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन रंग में परिवर्तन हुआ ना जी, तो रंग में परिवर्तन होता है, आयतन में भी परिवर्तन होता है। आपको ठोस, द्रव, गैस 3 है। अगर आप गैस को गर्म करेंगे तो जल्दी आयतन बढ़ेगा, द्रव को थोड़ा कम बढ़ेगा और ठोस को अदृश्य बढ़ेगा, लेकिन दिखाई आंखों से उतना स्पष्ट नहीं पड़ता। तापमान बढ़ने से ध्यान रखेंगे किसी भी पदार्थ के आयतन में वृद्धि होती है, सिवाय सिल्वर आयोडाइड, सिलिकॉन ऑक्साइड और जल। लेकिन वो भी खास स्थिति में, जल 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म करने पर आयतन में कोई वृद्धि नहीं होती, बल्कि आयतन कम होता है। अब रही तापमान मापने का पैमाना, तो ध्यान रखेंगे कि सेंटीग्रेड पैमाना जो है सेल्सियस महोदय थे और वे स्वीडन के रहने वाले थे। उन्होंने सबसे पहले सेल्सियस पैमाना को दिया, जिसमें ठोस से द्रव होने वाले जल के ताप को 0 डिग्री सी माना और पानी के खौलने वाले ताप को उन्होंने 100 डिग्री सी माना और उसको 100 बराबर भागों में बांट दिया। ठीक इसी ढंग से उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यदि उसको माइनस में हम ले जाते हैं तो वह स्थिति में दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन देखने वाला उन्होंने भाग को 100 बराबर भागों में बांट दिया। देखने वाला भाग क्या था कि जब पानी ठोस अवस्था में होता है तो उसको 0 डिग्री मान लिया, और जब वो द्रव में उसी समय मेल्ट कर रहा है तो उन्होंने उसको मेल्टिंग पॉइंट को 0 ही माना, केवल लेटेंट हीट के मान को अलग कर दिया। और जब वो खौलने लगता है तो उन्होंने उसको 100 डिग्री सेल्सियस माना और 100 बराबर भागों में बांट दिया। इसी ढंग से आपके फ़ारेनहाइट थे, उन्होंने भी जल को ही लिया और कहा कि मेल्टिंग पॉइंट उसका 32 डिग्री एफ है और बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री एफ है, और 180 बराबर भागों में उन्होंने उसे बांट दिया। रूमर महोदय से 0 डिग्री आर माना मेल्टिंग पॉइंट को और बॉइलिंग को 80 डिग्री आर माना और 80 बराबर भागों में बांट दिया। ध्यान रखेंगे कि 0 डिग्री आर बराबर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री एफ। ध्यान रखिएगा,
बराबर -273 के, बराबर -273 के। ठीक इसी ढंग से 80 डिग्री आर बराबर 212 डिग्री एफ बराबर 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 373 के। ये सब इक्वल हो जाता है एकदम से, और इस तरीके से ये निम्न बिंदु और उच्च बिंदु पानी के माने गए, यानी सब निम्न बिंदु हो गया और फिर उच्च बिंदु हो गया। ध्यान रखेंगे कि ताप की वृद्धि से द्रव का प्रसार अधिक होता है, और यही कारण है कि मेटालिक कैरेक्टर एलिमेंट्स जो है मरकरी, वह लिक्विड अवस्था में सामान्य ताप दाब पर पाया जाता है। ऐसी स्थिति में हम लोग थर्मामीटर में, डॉक्टरी थर्मामीटर में जनरली मरकरी का प्रयोग ही करते हैं, जिससे आसानी से उसके प्रसार गुणांक के आधार पर हम अध्ययन कर लेते हैं कि तापमान में कितनी वृद्धि हो रही है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो मरकरी प्रयोग करते हैं थर्मामीटर में, वह -40 डिग्री पर जाकर ठोस हो जाता है, -39 पर ही ठोस हो जाएगा और 357-58 डिग्री सेल्सियस पर खौलने लगता है। तो वैसी स्थिति में इसी के बीच के रेंज को उससे ताप के रूप में हम ज्ञात कर पाते हैं। इससे अधिक 358 डिग्री से अधिक ताप हम मरकरी थर्मामीटर से यानी पारा तापमापी से ज्ञात नहीं कर पाते। अब उसके लिए अलग अलग बहुत सारे तापमापी बनाए गए हैं, जैसे प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी। इसमें होता क्या है कि प्लैटिनम एक गुड कंडक्टर एलिमेंट्स है, और आप जानते होंगे कि गुड कंडक्टर एलिमेंट्स को ताप को यदि बढ़ाया जाए तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। वही सेमीकंडक्टर के अगर ताप को बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन अगर गुड कंडक्टर एलिमेंट के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो प्लैटिनम गुड कंडक्टर एलिमेंट्स है, और उसमें अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो विद्युत का प्रवाह कम होगा, और इस आधार पर जितना विद्युत का प्रवाह कम होता है के आधार पर उतने बढ़े हुए टेम्परेचर को ज्ञात कर लेते हैं। और इस तापमापी से, प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी से -200 डिग्री सेल्सियस से इजीली 1200 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को ज्ञात कर लेते हैं इजी वे में, क्योंकि ये प्रतिरोध उतना प्रकट कर देता है और इस ढंग से बढ़े हुए घटे हुए ताप को ज्ञात कर लेते हैं। जैसे जैसे हम माइनस में जाते हैं वैसे वैसे प्लैटिनम का प्रतिरोध कम होते जाता है, और -200 डिग्री जाने पर प्लैटिनम का प्रतिरोध शून्य हो जाता है, यानी जितना हम इधर से विद्युत का प्रवाह करेंगे उतना ही दूसरे छोर पर विद्युत को हम प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को इजीली बता देता है। लेकिन सीबेक प्रभाव है, सीबेक महोदय ने इसे दिया था कि दो भिन्न धातुओं को यदि अलग अलग ताप पर हम उसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं तो नियम है कि अलग अलग प्रसार गुणांक होने के कारण वो बेंड हो जाता है, यानी मुड़ जाता है। और इस अंतराल के आधार पर हम -200 से लेकर और 1600 डिग्री सेल्सियस तक प्लस में सीबेक प्रभाव से आसानी से ताप को हम माप लेते हैं। ठीक इसी ढंग से आपका H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड तापमापी, ये द्रव तापमापी है। इसमें भी हम लोग एक यानी करीबन -200 से लेकर और 1400 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को आसानी से ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि -200 पर H2SO4 ठोस हो जाता है और 1400 डिग्री सेल्सियस पर जाकर वो खौलने लगता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम ताप के लिए अलग अलग उपकरण अलग अलग उनके गुणता के आधार पर निर्मित किए हैं। ध्यान रखेंगे कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन सबसे कम होता है। अब रहा बात, यदि लंबे छड़ को कल भी मैंने बताया था गर्म करते हैं हम, यानी ताप बढ़ाते हैं तो लंबाई में वृद्धि ज़्यादा होगी तुलनात्मक रूप से मोटाई के। ठीक इसी ढंग से यदि आयताकार किसी धातु को हम गर्म करते हैं, उष्मा का मान बढ़ाते हैं तो लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि होगी, लेकिन लंबाई में वृद्धि अधिक होगी। अगर घनाकार किसी हम धातु को लेकर गर्म करते हैं तो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों में बराबर वृद्धि होगी। नेक्स्ट है क्षेत्रफल में वृद्धि। ध्यान रखेंगे किसी भी लंबे छड़ का 2 गुने लंबाई में वृद्धि के बराबर होता है, उसके लंबाई के वृद्धि में 2 से गुना कर दिया जाए तो टोटल रड के लंबाई का ताप बढ़ाने से वृद्धि ज्ञात हो जाएगा। अगर आयताकार वस्तु है तो उसके लंबाई में वृद्धि में यदि 3 से गुना कर दिया जाए तो कुल आयताकार वस्तु के क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो रही है आसानी से ज्ञात कर लिया जाता है।
फिर भी ध्यान रखेंगे अलग अलग धातुओं के प्रसार गुणांक भी अलग अलग होते हैं। कुछ धातु ऐसे हैं कि काफ़ी कम टेम्परेचर पर ही अत्यधिक अपना प्रसार कर लेते हैं, कुछ धातु ऐसे हैं कि अत्यधिक ताप पर अपना प्रसार करते हैं। तो सब धातुओं की अलग अलग अपनी गुणता है, ध्यान रखेंगे। लकड़ी के पहिया का भी मैंने कल एग्जाम्पल दिया था कि उस पर लोहे का जो रिंग चढ़ाते हैं थोड़ा छोटा चढ़ाते हैं, इसलिए छोटा चढ़ाते हैं कि वह लकड़ी के पहिया जो है जब सड़कों पर चले तो गर्म होकर जो लोहा का रिंग है फैलकर कहीं बाहर ना हो जाए, उसको चापे रहे। ठीक इसी ढंग से देखे होंगे रेल की पटरी के बीच भी हम लोग खाली स्थान इसलिए छोड़ देते थे क्योंकि गर्मी के दिनों में या पटरी पर रेल गुजरने से वो उनका प्रसार हो सके, दोनों के मोड़ न पड़े प्रेशर पर। ठीक इसी ढंग से वाष्प टरबाइन में देखे होंगे आप, या कहीं भी वाष्प सप्लाई अगर करते हैं तो उसमें भी दरार छोड़ दिया जाता है, खांचेदार बनाए जाते हैं जिससे वाष्प की मात्रा बढ़ने और घटने से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो सके और वह पाइप फटे नहीं। अब देखे होंगे जनरली घर का कांच चटक जाता है, तो उसमें कारण क्या है, ललटेन है अगर जल रहा है और 2 बूंद पानी उस पर फेंक दीजिए तो चटक जाता है। इसके पीछे कारण क्या है कि आंतरिक भाग का प्रसार पूरा रहता है और जहाँ बूंद पड़ा कांच पर वहाँ का क्या हुआ, आपका आयतन एकाएक सिकुड़ गया। तो बाहरी भाग का आयतन सिकुड़ जाए और आंतरिक भाग का फैला हो तो वैसी स्थिति में वो क्रैक कर जाता है। चूंकि उतना मजबूत तो है नहीं, कहेंगे तावा काहे नहीं क्रैक करता है भैया, वो भी करता। अगर खूब गर्म तवा लेकर पानी में छाँछाँ कीजिएगा, देखिएगा पपड़ी बन जाता है और झरने लगता है। भाई एकाएक नहीं हो, चूंकि मेटल है उसके अणुओं के बीच मजबूत बंद है और शीशा में मजबूत बंद नहीं होता है, इसलिए वो क्रैक कर जाता है एकदम से, क्योंकि बाहरी भाग आयतन सिकोड़ देता है, आंतरिक भाग फैला रखा है, क्रैक कर जाता है। लेकिन पायरेक्स कांच है जिस पर प्रभाव कम पड़ता है। पायरेक्स कांच जो है उस पर ताप के बढ़ने और घटने से उतना ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। ध्यान रखेंगे गर्मी के दिनों में जो पेंडुलम वॉच होता है, लोलक वाली घड़ी, उसका जो है समय बढ़ जाता है, धीमे चलने लगती है। कारण क्या है कि उसकी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, तो लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा तो घड़ी क्या होगी, सुस्त हो जाएगी। अब वहीं जाड़े के दिनों में लोलक की लंबाई कम हो जाती है, अब कम हो जाएगी तो जल्दी जल्दी चलने लगेगा, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, घड़ी फास्ट हो जाएगी। तो जाड़े के दिनों में लोलक वाली घड़ी, ये दोलन करने वाली घड़ी, जाड़े के दिनों में लोलक की लंबाई कम होने से तेज हो जाती है और गर्मी के दिनों में लोलक की लंबाई बढ़ने से सुस्त हो जाती है। ये हमेशा ध्यान में रखना है, एग्जाम में सामान्यतः आते रहता है। ठीक इसी ढंग से आपके परीक्षा में आता है कि एस्किमो जनजाति के लोग अपना मकान बर्फ के दोहरी दीवार का क्यों बनाते हैं। एस्किमो जनरली टुंड्रा प्रदेश या उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में रहते हैं, बहुत ठंडा प्लेस है वो, और वहाँ पर जो हवा है वो -60 से -90 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती है, उसमें उनके जो है ब्लड जम जाएगा, वो मर जाएंगे। तो ये लोग बर्फ एक ऊपर राउंड ऐसे बना देते हैं और फिर उस पर कुछ घास फूस रखे उसके ऊपर भी बना देते हैं। चूँकि हवा क्या होती है, उष्मा का कुचालक होती है, तो उसमें बंधी हुई हवा का ताप जो है करीबन -10 पर ही रह पाता है, फिर नीचे बर्फ -4 पर रहेगा और आंतरिक भाग में वो जानवरों के भालू वगैरह के कंबल वगैरह या खाल वगैरह डालकर और फिर उसमें आसानी से रह लेते हैं। इस तरीके से उनका बॉडी टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेल्सियस है वो 37 बना रहता है। उसके ऊपर जो बर्फ़ है अगर बॉडी से गर्म होगा तो पिघल कर बहने लगता है, लेकिन उसके ऊपर जो है एयर है जो टेम्परेचर ऊपर से कम होने नहीं देता। और यही कारण है कि एस्किमो जनजाति के लोग अपने सुरक्षा के लिए, ताप रोकने के लिए, यानी न्यून ताप से बचने के लिए बर्फ़ के दोहरी दीवार का घर बनाते हैं जिसको इग्लू कहा जाता है। ध्यान रखेंगे कि जाड़े के दिनों में जब हम लोहा को छूते हैं तो ठंडा लगता है। कारण लोहा को छूने से ठंडा क्या है कि हमारे बॉडी के ताप को गुड कंडक्टर होने से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर चला जाता है, और वही लकड़ी छूते हैं तो लकड़ी हमारे ताप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाता, इसलिए लकड़ी ठंडा नहीं लगता है और वो देर तक लोहा ले जाते रहता है हमारे ताप को, जिस कारण वो देर तक हमारा टेम्परेचर लूज करते रहता है और हमें ठंडक महसूस होती है। ध्यान रखेंगे कि धातु के प्याले में चाय पीना कठिन हो जाता है। कारण क्या है कि चाय गर्म होता है और धातु को भी गर्म कर देता है। जैसे हम पीते हैं हमारी ओठें जल जाती है और इस प्रकार उसमें घाव फुंसी होने की संभावना हो जाती है। इसलिए धातु के प्याले में चाय पीना थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए लोग जनरल कप लेता है। या धातु का भी होता है तो देखिएगा मोटा होगा, उसमें हवा भरा होता है, लेकिन फिर भी लोग ऐसे नहीं पीकर कहीं मुँह लगा के खींचे तो अगला पार्ट से क्या होता है, ऊपरा ओठ जल जाता है लोगों का। इसलिए कहा जाता है कि धातु के प्याले में चाय पीना कठिन होता है। नेक्स्ट, बादलों वाली रात गर्म क्यों होती है।
तो कारण क्या है कि सूर्य से जो विकिरणीय ऊर्जा आ रही है, सूर्यातप जो आ रहा है, अगर बादल हो गया तो बादल मात्र 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, तो यहाँ से जो ताप को, उष्मा को निकलकर अंतरिक्ष में जाना चाहिए था, नहीं जा पाता है और इस प्रकार वो रह जाता है नीचे ही, इसलिए वो गर्म होती हैं। तो बादलों वाली रातें उष्मा नहीं अंतरिक्ष में जाने के कारण गर्म होती है। नेक्स्ट है, चाय की केतली का बाहरी परत चमकदार क्यों रखा जाता? तो इसके पीछे भी कारण है कि चमकदार प्लेस जो है वह उष्मा को न तो अवशोषण करता है और न ही उत्सर्जन जल्दी करता है। तो चाय की केतली में पड़ा हुआ चाय लंबे समय तक गर्म बना रहता है। बिजली के बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है? अब ध्यान रखेंगे आप कि हीलियम, नियन, जेनन, रेडॉन, क्रिप्टन ये सब अक्रिय गैस है जो ताप बढ़ने से या कम होने से किसी भी अन्य धातु से प्रतिक्रिया नहीं करती। अब बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है, टंगस्टन के तार होते हैं। अब वो गर्म होता है तो वैसी स्थिति में अगर उसमें रिएक्शन करने वाली कोई गैस भरा जाएगा तो रिएक्शन करके वो जल जाएगा। अक्रिय गैस भरे हैं तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो फिर बल्ब बचा रहेगा। इसलिए उसको या तो एक एयर वैक्यूम रखा जाता है या उसमें निष्क्रिय गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है आपका कि फ्रिज में फ्रीजर पेटिका ऊपर क्यों बनाया जाता है? तो इसके पीछे भी कारण है कि फ्रिज में फ्रीजर पेटिका अगर ऊपर रहेगा तो फ्रीजर पेटिका के संपर्क में आने वाली हवा क्या होती है? ठंडी होती है, और ठंडी हवा क्या होती है? भारी होती है, तो वो नीचे उतरेगी और फ्रिज में नीचे रखा हुआ सामान क्या होगा? ठंडा रहेगा। अगर हम नीचे रख देंगे तो ठंडी हवा ऊपर नहीं उठेगी, इस ढंग से ऊपर की वस्तु ठंडी नहीं होगी। ठीक इसी ढंग से घरों में भी एसी कहाँ लगाया जाता है? ऊपरी खिड़की पर लगाया जाता है, वेंटिलेटर पर लगभग। कारण क्या है कि उससे निकलने वाला जो अमोनियम क्लोराइड है या फिर मान लीजिए फ्रियोन है, वह नीचे उतरता है और चारों तरफ फैलता है और उष्मा के रूप में ऊर्जा को लेकर फिर बाहर फेंक देता है। तो जो उसके संपर्क में हवा आकर ठंडी होती है वो नीचे उतरती है भारी होकर, तो नीचे रहने वाले लोगों को ठंडा लगता है। और गर्म हवा जो है वो ऊपर चली जाती है, जिसको खींचकर वो मॉइस्चर सहित क्या कर देता है? बाहर फेंक देता है। इसलिए एसी को भी कमरे में ऊपर की ओर लगाया जाता है। ध्यान रखेंगे कि एस्बेस्टस एवं एबोनाइट ऐसी चीजें हैं जो उष्मारोधी है। एस्बेस्टस एवं एबोनाइट जो है वो जिन्हें हम लोग एल्बेस्टस बोलते हैं देहात में, लेकिन एस्बेस्टस होता है। तो एस्बेस्टस एवं एबोनाइट उष्मारोधी है, यानी उस पर उष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कृष्ण पिंड का नाम सुने होंगे, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी जो होता है वो उष्मा का अच्छा अवशोषक है और उष्मा का अच्छा उत्सर्जक भी होता है। जितनी भी उष्मा उस पर आएगी सूर्य की सबको अवशोषित कर लेगा, लेकिन जैसे ही उष्मा समाप्त होगी जल्दी जल्दी उसको उत्सर्जित भी कर देता है। यानी काले पिंड सूर्य में अगर रख दिया जाए और एकाएक अंधेरा में लाया जाए तो उसमें चमक उत्पन्न होता है, यानी प्रकाश को वो निकालना प्रारंभ कर देता है। किरचॉफ्स का नियम भी यही कहता है कि जो उष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं वो उष्मा के उतना ही अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है? जो उष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, जो जितना जल्दी गर्म होगा वो उतना ही जल्दी ठंडा भी होगा। पानी धीरे धीरे गर्म होता है, इसलिए पानी धीरे धीरे ठंडा भी होता है। और ध्यान रखिएगा, अभी तक ज्ञात समस्त पदार्थों में पानी ही एक ऐसा पदार्थ है जो बहुत धीमे गति से गर्म होता है और बहुत धीरे धीरे गति से ठंडा भी होता है। न्यूटन का शीतलन नियम जो है यह क्या कहता है कि कोई वस्तु अपने आसपास के सराउंडिंग के तापमान पर अपने ताप खोने के दर को प्रकट करती है। अर्थात जिस वस्तु का ताप अधिक होगा, न्यूटन के शीतलन नियम कहता है कि जिस वस्तु का ताप अधिक होगा वह तीव्र गति से अपने ताप को खोएगी, लेकिन जैसे जैसे उसका ताप कम होते जाएगा ताप खोने के समय उसके क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे। यानी 100 डिग्री से 90 होने में यदि उसको 5 मिनट का समय लगता है तो 90 से 80 होने में उसको 5 से ज़्यादा समय लगेगा। यानी वो आसपास के सराउंडिंग के पर निर्भर करता है। सराउंडिंग के टेम्परेचर से डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही फास्ट गति से वो अपना टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा। ठीक इसी ढंग से थर्मस फ्लास्क में आप जानते होंगे कि वो उसकी दीवारें दोहरी दीवारें बनी होती है कांच की और बीच में एयर भरा होता है। मैंने आपको कहा था एस्किमो के समय में भी कि जो एयर होता है वो उष्मा का कुचालक होता है, और यही कारण है कि
कि जो कांच के दोहरी दीवार होता है उसमें एयर भरा होता है, उसमें अगर गर्म वस्तु भी डाल देंगे थर्मस फ्लास्क में तो गर्म बना रहेगा, ठंडा डाल देंगे तो ठंडा, क्योंकि उसके संपर्क में आने वाली वायु निकल नहीं रही है, इसलिए उष्मा को लेकर कहीं जाने का सवाल ही नहीं है। ठंडी वस्तु ठंडी रहेगी, गर्म वस्तु गर्म रहेगी। ठीक इसी ढंग से देखे होंगे ग्रीन हाउस गैस जो है इस प्रकृति में, जिस कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा है और ये जो है विश्व तापकी के लिए उत्तरदायी है। दूसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है आपका मीथेन गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। ये प्रकृति में सबसे ज़्यादा जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है, यानी बड़े पैमाने पर ये विश्व तापकी को, ग्लोबल वार्मिंग को फैला रहा है। विशिष्ट उसमें मैंने चर्चा भी किया था कल कि किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम मात्रा के 1 डिग्री सेल्सियस ताप करने में, बढ़ाने में जो उष्मा व्यय की जाती है उसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं, विशिष्ट उष्मा कहते हैं। और पानी का विशिष्ट उष्मा सबसे ज़्यादा होता है। शीशा का विशिष्ट उष्मा 0.03 होता है, पीतल का विशिष्ट उष्मा 0.009 होता है, जिंक का विशिष्ट उष्मा 0.092 होता है और पानी की विशिष्ट उष्मा 1 होता है। ध्यान रखेंगे यदि हम कपूर को गर्म करते हैं तो वह सीधे ठोस से गैस में परिणत हो जाता है, अर्थात सब्लिमेशन की क्रिया होती है। कोई भी पदार्थ यदि गर्म करें और वह यदि ठोस से द्रव में न जाकर सीधे गैस में परिणत हो जाए तो उसको हम ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं। ध्यान रखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर यदि बर्फ पिघलने लगा है और यदि उसमें सोडा हम मिला देते हैं या थोड़ा नमक मिला देते हैं तो उसका गलनांक घटकर -22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और यही कारण है कि बर्फ बेचने वाला, मलाई बर्फ बेचने वाला जनरली उसमें सोडा या नमक मिलाते रहता है, जिससे उसका बर्फ जल्दी समाप्त न हो और उसका टेम्परेचर मिनिमम रहे, क्योंकि उसके गिर रहे उष्मा को खींच लेता है नमक या सोडा और वैसी स्थिति में आसानी से उसमें आइसक्रीम जम पाता है। देखिएगा कई बार आइसक्रीम आप खाते हैं तो उसके नमकीन लगने लगता है ड्यू टू सॉल्ट मिलाने के कारण। ध्यान रखेंगे जब किसी वस्तु का हम दाब बढ़ाते हैं तो गलनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर दाब कम करेंगे तो गलनांक कम होगा और दाब बढ़ेंगे तो गलनांक बढ़ जाएगा। ये भी ध्यान रखेंगे कि द्रव के सतह से वाष्पीकरण प्रारंभ होता है, द्रव के सतह से वाष्पीकरण प्रारंभ होता है और पानी एक ऐसा पदार्थ है प्रकृति में जो प्रत्येक ताप पर वाष्पीकरण होते रहता है। वो -100 भी रहेगा तो वाष्पीकरण होगा, 0 डिग्री भी होगा तो होगा, 10 डिग्री सेल्सियस भी होगा तो होगा और 100 डिग्री सेल्सियस भी होगा तो वाष्पीकरण होगा। लेकिन यदि संपूर्ण सतह से जल के वाष्पीकरण होने लगे तो उसी को जल का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, यानी जल का क्वथनांक कहते हैं। अगर संपूर्ण सतह से होने लगे तो वायु में उपस्थित वाष्प की मात्रा उसके वाष्पीकरण पर, किसी पदार्थ के वाष्पीकरण पर निर्भर करती है। अगर वायु में आर्द्रता की मात्रा ज्यादा हो तो वाष्पीकरण कम होगा। अभी देखिए वायु में आर्द्रता की मात्रा ज्यादा है, अब देखिए वहां पर हाइग्रोमीटर लगा हुआ है। अब हाइग्रोमीटर पर आप देखिए कि एकदम से क्या है, ज्यादा शो कर रहा है मॉइस्चर, यानी रेड जोन में चला गया होगा। और यही कारण है कि हम लोगों के चेहरे पर जो पसीने बन रहे हैं ये उड़ नहीं रहा है। अगर यही जो है तेज गति से हवा हो जाए या मॉइस्चर की मात्रा कम हो जाए तो निश्चित रूप से ये जो पानी बह रहा है पसीना, वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। क्योंकि वाष्पीकरण के दर आसपास के सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर के ह्यूमिडिटी पर निर्भर करता है। ह्यूमिडिटी अधिक होगी तो वाष्पीकरण कम होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी तो वाष्पीकरण अधिक होगा। ध्यान रखेंगे यही कारण है कि गर्मी के दिनों में सुराही से जब हम पानी पीते हैं तो ठंडा होता है, क्योंकि वाष्पीकरण होता है। और बरसात के दिनों में जाएंगे, गर्मी उसमें भी होती है लेकिन हवा में पानी की मात्रा होने से वाष्पीकरण कम होता है और जिस कारण सुराही का पानी ठंडा नहीं होता। जनरली बुखार वगैरह में देखे होंगे आप कि लोग क्या करता है, पानी से पट्टी छापता है कपड़ा से, तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से पानी वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है। कई बार लोग तो अल्कोहल मिश्रित पट्टी छापता है, क्योंकि वो कभी ताप पर वाष्पीकरण ज्यादा करता है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर लेकर उड़ जाता है। जैसे देखे होंगे स्प्रे वगैरह हम लोग जो लगाते हैं, जहाँ भी लगता है ठंडक महसूस होता है, वो ठंडा नहीं होता है, नहीं तो शीशी भी ठंडा होता है, वो मेरे टेम्परेचर को लेकर उड़ जाता है और जिस कारण ठंडक महसूस होता है। तो चलिए हम आते हैं इसी पॉइंट के बाद फिर कल।